हमने पिछली वीडियो में आपकी सामाजिक विज्ञान हमारे पर्यावरण की पाठ चौथा वायु की तो आधे पाठ को पढ़ा था हमने। ये तापमान बढ़ जाता है तक ना। तो आज हम जानेंगे वायु दाब। तो आपको ये बड़ा आश्चर्य होगा कि वायु जो है, हवा जो है, हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ बल लगाती है, लेकिन हमको इसका अनुभव नहीं होता है हवा का बल का। क्योंकि ऐसा इसलिए होता है कि हवा का जो दबाव है हमारे ऊपर सभी दिशाओं से लगता है और हमारा शरीर भी विपरीत बल लगाता है। तो पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया जो दबाव होता है वो वायु दाब कहलाता है। वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर जो दाब है वो तेजी से गिरने लगता है और समुद्र स्तर पर जो वायु दाब होता है वो सबसे ज़्यादा होता है और ऊंचाई पर जाने पर ये घटता जाता है। वायु दाब का क्षैतिज वितरण किसी भी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है। अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में हवा गर्म होकर ऊपर उठती है और ये निम्न दाब क्षेत्र बनाती है। निम्न दाब बादल युक्त आकाश एवं नम मौसम के साथ जुड़ा होता है। कम तापमान वाले क्षेत्रों की हवा ठंडी होती है, इसके फलस्वरूप ये भारी होती है और भारी वायु निमज्जित होकर उच्च दाब क्षेत्र बनाती है। उच्च दाब के कारण स्पष्ट एवं स्वच्छ आकाश होता है, इसीलिए हमें आकाश पहाड़ों में साफ दिखता है। वायु सदैव उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती यानी कि जाती है। देखिए, आपको पता है कि चाँद पर वायु नहीं है, इसलिए वहाँ वायु दाब भी नहीं है। अंतरिक्ष यात्री जब चाँद पर जाते हैं तो विशेष रूप से सुरक्षित हवा से भरी हुई अंतरिक्ष पोशाक पहनते हैं। यदि वो इसको नहीं पहनेंगे तो अंतरिक्ष यात्रियों के शरीर जो है वो विपरीत बल लगाएगा, जिससे उनकी जो रक्त शिराएँ हैं, खून की नसें हैं, वो फट सकती हैं और अंतरिक्ष यात्रियों का रक्त स्रावित हो सकते हैं, खून बह सकता है। अब है पवन। पवन उच्च वायु दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को पवन कहते हैं। तो पवन को जब ये सड़क पर गिरी पत्तियों को उड़ाती है, तूफान के समय पेड़ों को उखाड़ देती है, तो तभी हमें दिखती है। कभी कभी जब पवन धीरे बहती है तो आप इसे महीन धूल या धुएं को उड़ाते हुए भी देख सकते हैं, और कभी कभी इतनी तेज़ होती है कि इसके विपरीत दिशा में चलना कठिन हो जाता है। तेज़ पवन में छाता लेकर चलना आसान नहीं, क्योंकि छाता उड़ जाएगी या टूट जाएगी। तो 3 ऐसे उदाहरण भी सोच सकते हैं जब तेज पवन के कारण आपके लिए समस्या उत्पन्न हुई हो। तो आँखों में धूल घुस जाती है, बाल उड़ने लग जाते हैं, परेशानी होती है। तो पवन को मुख्यतः 3 प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। एक ये देखिए, क्या आप जानते पवन का नाम उसके आने की दिशा के आधार पर निर्धारित होता है। उदाहरण के लिए पश्चिम से आने वाली पवन को पश्चिमी पछुआ पवन कहते हैं। अब ये 3 पवनें हैं। देखिए, स्थायी पवन, व्यापारिक पश्चिमी एवं पूर्वी पवनें स्थायी पवनें हैं। ये वर्ष भर लगभग निश्चित दिशा में ही चलती हैं। मौसमी पवन, ये पवनें विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती रहती है, जैसे भारत में मानसूनी पवन। स्थानीय पवन, ये पवन किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चलती है। उदाहरण के लिए स्थल एवं समुद्री समीर। तो भारत का जो उत्तरी क्षेत्र की गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवन है उसे लू कहते हैं और गर्मियों में बहुत ही तेज़ होती है। अब ये आपका दिखाया है प्रमुख वायुदाब पेटियाँ। तो ये तो भूमध्य रेखीय निम्न दाब है, ये डोलड्रम, यहाँ पर बहुत तापमान बहुत ज़्यादा है। इसके बाद ऊपर कर्क रेखा है, वहाँ पर उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें चलती है। फिर उपोष्ण उच्च दाब हॉर्स अक्षांश है, यहाँ से पछुआ पवनें। अधो ध्रुवीय निम्न दाब है, फिर ध्रुवीय पूर्वी पवन है, वहाँ पर नीचे को चल रही है और ऊपर उच्च दाब है क्योंकि वहाँ पे ठंडा है। फिर नीचे है, देखिए, दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवन है जो ऊपर को चल रही है। उपोष्ण उच्च वायुदाब जो नीचे को चल रही है। सनातन पछुआ पवन भी नीचे को है। अधो ध्रुवीय निम्न दाब है। यहाँ पर ध्रुवीय पूर्वी पवन जो है वो ऊपर को चल रही है, नीचे उच्च दाब है। अब यहाँ पर दिखाया कि चक्रवात जो होता है एक प्राकृतिक आवेश होता है। तो जो समुद्री तटों पर हमारे चक्रवात उठे बंगाल की खाड़ी में, उनसे बहुत ज़्यादा खतरा बना रहता है। तो 1999 में एक बहुत हर साल ही आता है करीब करीब, लेकिन उस बार बहुत भयंकर आया था। तो 260 किलोमीटर प्रति घंटा, एक घंटे में 260 किलोमीटर चलने वाली पवन ने 36 घंटे से भी ज़्यादा समय तक चलती रही हो। तो सारे पेड़ उखड़ गए, सारी विद्युत आपूर्ति, टेलीफोन लाइनें सब समाप्त हो गई, बाढ़ आ गई वहाँ पे, और समुद्र में ज्वारी तरंगें जो थी वो ज़मीन पर 20 किलोमीटर तक आ गई और बहुत ही ज़्यादा जो धान की फसल थी वो पूरी नष्ट हो गई।
इसी तरह से 25 अक्टूबर 1999 में पूर्वी पोर्ट ब्लेयर के निकट थाईलैंड की खाड़ी में बहुत ज़्यादा चक्रवात उत्पन्न हुआ और इस आगे को बढ़ता गया और इसने बहुत महाचक्रवात का रूप धारण कर लिया और फिर उड़ीसा में इसने बहुत प्रभावित किया और भुवनेश्वर, कटक और 28 तटीय नगरों सहित पूरे तट को बर्बाद कर दिया। 130 लाख लोग प्रभावित हुए थे। तो इस तरह से जो ये होता है चक्रवात, ये ज़मीन को भी नष्ट कर जाते हैं, फसलों को नष्ट कर जाते हैं, सारी ज़मीन को नष्ट कर जाते हैं। तो ये हो गया था। अब है आर्द्रता यानी नमी। जब जल पृथ्वी में विभिन्न जलाशयों से वाष्पित होता है यानी भाप बनकर ऊपर उठता है तो ये जल वाष्प बन जाता है, भाप बन जाता है। वायु में किसी भी समय जल वाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। जब वायु में जल वाष्प की मात्रा अत्यधिक होती है तो उसे हम आर्द्र दिन कहते हैं। जैसे वायु गर्म होती है या इसकी जल वाष्प धारण करने की क्षमता बढ़ती जाती है। तो हवा गर्म होने से क्या होता है, भाप ज़्यादा बनती है और इस प्रकार ये और अधिक आर्द्र हो जाती है। आर्द्र दिन में कपड़े सूखने में काफ़ी समय लगता है और हमारे शरीर से पसीना आसानी से नहीं सूखता और हम असहज महसूस करते हैं। जब जल वाष्प ऊपर उठता है तो ठंडा होना शुरू हो जाता है। जल वाष्प संघनित होकर ठंडा होकर जल की बूंदें बनाते हैं। संघनित यानी इकट्ठा होकर ना, बादल यानी जल बूंदों का एक समूह होता है। जब जल की ये बूंदें इतनी भारी हो जाती है कि वायु में न तैर सकें तब ये वर्षण यानी बरसने के रूप में नीचे आ जाती है। आकाश में उड़ते हुए जेट हवाई जहाज अपने पीछे सफ़ेद रंग के चिन्ह छोड़ते हैं। इनके इंजनों से निकली नमी संघनित हो जाती है। वायु के गतिमान न रहने की स्थिति में यह संघनित नमी कुछ देर तक पथ के रूप में दिखाई देती है। हवा जब नहीं चलती है तो इसीलिए एक पतली सी लकीर के रूप में दिखाई देती है। पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाला वर्षण वर्षा कहलाता है। ज़्यादातर भौम जल वर्षा जल से ही प्राप्त होता है। पौधे जल संरक्षण में मदद करते हैं। जब पहाड़ी पार्श्वों से पेड़ काटे जाते हैं तो वर्षा जल अनावृत पहाड़ों से नीचे बहता है। अनावृत यानी कि जिस पे कोई वनस्पति न होना एवं निचले इलाकों में बाढ़ का कारण बनता है। तो पानी सीधे बह जाता है, पेड़ उसको सूख नहीं पाते हैं। पेड़ नहीं होते तो सूख नहीं पाते हैं, ज़मीन उसको। क्रियाविधि आधार पर वर्षा के 3 प्रकार होते हैं, समवहनी वर्षा, पर्वतीय वर्षा एवं चक्रवाती वर्षा। तो ये चित्र दिखाए हैं, देखिए चक्रवाती वर्षा है, इधर से ठंडी हवा आ रही है, इधर से गर्म वायु ऊपर उठ रही है और इकट्ठा होकर यहाँ पे बरस रहे हैं। फिर है पर्वतीय वर्षा, तो जो नमी वाली हवा है वो ऊपर उठ रही है और पहाड़ों से टकरा कर क्या हो जा रही है, बरस जा रही है। फिर है आपकी समवहनी वर्षा, तो गर्म हवा जो है वो ऊपर उठ रही है और वहाँ पे नमी के साथ वो बादल बन रहे हैं और फिर वो बरस रही है। अब है पौधों तथा जीव जंतु के जीवित रहने के लिए वर्षा बहुत महत्वपूर्ण है। इससे धरातल को ताज़ा जल प्रदान होता है। यदि वर्षा कम हो तो जल की कमी और सूखा हो जाता है। इसके विपरीत अगर वर्षा अधिक है तो बाढ़ आ जाती है। तो वर्षण के दूसरे रूप हैं हिम, हिमवृष्टि और ओला। बर्फ़ और जो बर्फ़ से थोड़ा कम होता है और फिर ओला होता है। इस फिर ये प्रश्न है सब आपके।